राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। आज हम साइकोलॉजी की विधियां पढ़ेंगे। यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां जो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा उपयोग में ली जाती है कि ये किसके लिए उपयोगी होती है और इसका प्रतिपादन किसने किया, और हम इसके बारे में सारी डिटेल पढ़ेंगे कि इसकी हानि क्या है, इसके लाभ क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। आत्मनिष्ठ विधियां। आत्मनिष्ठ विधियां क्या होती है, इसको शब्द को समझो। आत्मनिष्ठ यानी खुद का आंकलन करना, खुद को समझना, खुद के मन को पढ़ना। ये क्या होता है? आत्मनिष्ठ यानी जो खुद अपने द्वारा बोलकर अपने मन की चीजों को बताता है, वो आत्मनिष्ठ हो गया। तो आत्मनिष्ठ विधियां क्या होती है? जिसमें व्यक्ति अपने स्वयं के अनुभवों पर आधारित होती है। इस इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है, यानी ऑब्जेक्टिविटी का अभाव होता है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है कि वस्तुनिष्ठता क्या होती है कि जिसमें अपन कोई बिना भेदभाव के या बिना किसी पक्षपात के हम अपनी राय रखते हैं, वो होती है वस्तुनिष्ठ। लेकिन इसमें क्या होता है आत्मनिष्ठता में? इसमें होता है, इसमें हम भेदभाव कर सकते हैं या पक्षपात कर सकते हैं। हम हमारी सोचने में या हम क्या सोच रहे हो, हम बोल क्या रहे, इसमें हम पक्षपात कर सकते हैं। तो ये इसलिए बोलते हैं कि ये वस्तुनिष्ठ विधियां हैं। ये वस्तुनिष्ठ विधियां नहीं है, ये क्या है? आत्मनिष्ठ विधि है, जिसमें हम पक्षपात के द्वारा या कुछ भी हम हमारी मन की राय को चेंज करके भी बोल सकते हैं। हमें जो मनोवैज्ञानिक है उसे कहाँ से पता चलेगा इसने कुछ गलत बोला या पक्षपात करके बोला या अपनी भावनाओं को रख के बोला। वस्तुनिष्ठ में क्या होता है? अपनी भावनाओं, पक्षपात रहित और भेदभाव रहित बोला जाता है या विधि को अप्लाई किया जाता है, जिससे बिना पक्षपात के वो चीज हमारे सामने स्पष्ट होती है। जैसे इसकी पहली विधि है आत्मनिरीक्षण विधि, यानी इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इसमें क्या होता है कि स्वयं के मानसिक अनुभव, खुद के जो मानसिक अनुभव है या जो अपने मन में जो अनुभव है या जो विचार है, जो भावनाएं हैं, उनका स्वयं के द्वारा अध्ययन करना कि मेरे मन में क्या चल रहा है। जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं खुद सोचूंगी कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। तो ये क्या हुआ कि अपने स्वयं की भावनाओं को अनुभव करना या स्वयं के विचारों को स्पष्ट करना या खुद के विचारों को समझना कि ये चीज क्यों हो रही है। जैसे किसी बच्चे को रोना आ रहा है और वो सोचता है कि मुझे रोना क्यों आ रहा है, इसके पीछे का क्या कारण होगा, मैं क्यों रो रहा हूँ। तो ये क्या हुआ? खुद का निरीक्षण करना, किसी परिस्थिति में अपने आप को समझना कि मैं इस परिस्थिति में ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ। ये क्या हुआ? आत्मनिरीक्षण। इसमें क्या होता है कि स्वयं के मानसिक अनुभव, विचार और भावनाओं का स्वयं के द्वारा अध्ययन किया जाता है। ऐसे इसके जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक है कौन है? विलियम वुंट और टिचनर। वुंट आते हैं तो टिचनर साथ में आते हैं। जैसा हमने देखा था संरचनावाद, ये क्या बोलते हैं? ये चेतना को प्रायोरिटी देते हैं। हमने पढ़ा था, सारे संप्रदाय हम पढ़ चुके हैं, तो आप पिछली क्लासों को देखना कि इस संप्रदाय में किसने किसका प्रतिपादन किया, कौन क्या बात कहता है। तो ऐसे ही जो विलियम वुंट और टिश्नर है, इन्होंने चेतना को प्रायोरिटी दी कि जो चेतन अनुभूतियां हैं, जो हम अभी सोच रहे हैं, कॉन्शियस माइंड में जो हम विचार कर रहे हैं, ये उसको प्रायोरिटी देते हैं। कि जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे मन में चल रहा है, उन बातों को किसने प्रायोरिटी दी? तो किसने दी? विलियम वुंट और टिश्नर। इसके आलोचक है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स का एक कथन है, इसे अच्छे से समझना। विलियम जेम्स क्या बोलते हैं कि अंधेरे को जानने के लिए एक साथ लाइट जला देना। ये बोलते हैं, इसको समझो। अंधेरे अंधेरे को जानने के लिए एक साथ लाइट जला देना। एक साथ लाइट जला देना। ये जो विलियम जेम्स है, इन्होंने इसकी आलोचना, इस ये जो विधि है इसकी आलोचना करते हुए कहा कि ये किस प्रकार की है कि जैसे अंधेरे कमरे में अंधेरे को जानने के लिए एक साथ लाइट जला दी। अब इसका मतलब समझो, इसको बहुत अच्छे से समझना है कि ये क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि हम अंधेरे को जानना चाहते हैं, तो हम अंधेरे को देख सकेंगे क्या? तो हमने, जैसे एक कमरा है जो जहाँ पूरा अंधेरा हो रहा है, हम उस अंधेरे को अनुभव करना चाह रहे हैं, उसको जानना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया?
हमने वहां जाके लाइट जला दी, तो क्या अब हमें अंधेरा दिखेगा? तो क्या हम उस अंधेरे का अनुभव कर पाएंगे? तो ये इस प्रकार ये क्या कहना चाहते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल से समझो कि जैसे एक बच्चा है, वो सोच रहा है कि उसे बहुत गुस्सा आता है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या वो किसी गुस्से में है और वो सोचने लग गया एकदम से कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, कि मैं इतना जल्दी हाइपर क्यों हो जाता हूँ। अब जब ये इस चीज को सोचने लगा तो उसका गुस्सा क्या हो गया, एकदम से शांत या एकदम से कम हो गया। तो ये क्या चीज हुई कि जिस चीज को वो अनुभव कर रहा था या जिस चीज के बारे में वो सोच रहा था, जिसके बारे में वो विचार कर रहा था कि ये चीज क्यों होती है, और वो सोचते सोचते उसका कम हो गया। ऐसे ही जैसे एक और समझो कि जैसे एक बच्चा है जो रो रहा है, अब वो बोल अब वो सोचता है कि यार मैं रो क्यों रहा हूँ, कि रोने के पीछे का क्या कारण है, मैं क्यों रोता हूँ इतना। तो वो जब रो रहा है, उसको बारे में वो समझना चाह रहा है कि वो क्यों रो रहा है। जितने में उसने उसको बारे में सोचा, उसका ध्यान क्या उस चीज को सोचने में चला गया कि मैं क्यों रो रहा हूँ या मैं इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूँ। तो वो चीज सोचते सोचते उसका गुस्सा भी शांत हो गया, उसका रोना भी शांत हो गया। तो वो अपने मन की जो बात थी, जो उसकी सिचुएशन थी या जो उसके अनुभव थे, उस चीज को अच्छे से गहराई से जान पाया क्या? नहीं। तो इसलिए ये क्या आलोचना करके बोलते हैं कि ये तो ऐसी बात हो गई कि अंधेरे कमरे को जानने के लिए एकदम से लाइट जला दी। तो अब लाइट जला दी तो क्या अंधेरा दिखेगा? तो जैसे ही वो बच्चा अपने रोने को या गुस्से को जानना चाह रहा था, तो क्या वो उस गुस्से को या रोने को जान पाया? क्योंकि उसका तो रोना ही शांत हो गया या गुस्सा भी शांत हो गया। तो ये इस प्रकार बोलते हैं और आलोचना करते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है इस विधि की? कि व्यक्तित्व स्वयं का निरीक्षण करता है। व्यक्ति क्या करता है? स्वयं का निरीक्षण करता है। आत्मनिरीक्षण का मतलब ही यही है कि स्वयं का निरीक्षण करना। आत्म यानी खुद का निरीक्षण। और दूसरा क्या है कि आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। जो अपने मन में, आंतरिक यानी जो अपने अंदर चल रही है, मानसिक प्रक्रियाएं यानी जो हमारे अंदर विचार चल रहे हैं या जो हम सोच रहे हैं, जो भी हमारे अंदर थॉट्स चल रहे हैं, उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। वही चीज कि जो हमारे मन में चल रहे हैं, जो हमारे विचार चल रहे हैं, हम उनके बारे में सोच रहे हैं। हम किसी परिस्थिति में हैं और हमारे मन में ये विचार चल रहा है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। उन मानसिक प्रक्रियाओं का क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। उसके बारे में सोचने का मतलब आत्मनिष्ठ विधि, मतलब खुद पर, मतलब खुद के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए आत्मनिष्ठ विधि हुई। ऐसे ही इसके उदाहरण समझो। देख, एक छात्र सोचता है कि मुझे परीक्षा के समय डर क्यों लगता है, यह आत्मनिरीक्षण है। अब वो सोच रहा है कि मुझे परीक्षा के समय डर क्यों लगता है। तो ये क्या हुआ? खुद का निरीक्षण कर रहा है। वो खुद को पहचानना चाह रहा है, वो खुद की कमियों को देख रहा है और उसको उसको सही करने की कोशिश के लिए हम कोई निरीक्षण करते हैं। हम किसी बच्चे को देख रहे हैं या उसके, हम क्यों निरीक्षण करते हैं? या चाहे हम दूसरों का कर रहे हैं चाहे खुद का कर रहे हैं, क्यों करते हैं? कि हम हमारी समस्या को ढूंढे, फिर उसका उपाय कर पाए, इसलिए हम निरीक्षण करते हैं। तो इसी प्रकार ये क्या हुई? आत्मनिरीक्षण। इस विधि के लाभ क्या है? कि ये सरल व प्राचीन विधि है, इजी है। क्यों? क्योंकि हमें खुद के बारे में ही तो देखना है। इसमें ना तो हमें कोई पैसा लग रहा है, ना कोई हमें ज्यादा मेहनत लग रही है, या कोई हमें कुछ भार उठाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है? सरल विधि है और प्राचीन विधि है, कि ये काफी सबसे पुरानी विधि है ये, और ये काफी टाइम से चली आ रही है। समय कम व प्रयोग संभव। समय कम लगता है क्योंकि खुद के बारे में सोच रहे हैं। तो हमने क्या किया, कभी भी सोच लिया, किधर भी सोच लिया, हम जहाँ बैठे हैं उस परिस्थिति में सोच लिया, तो क्या समय भी कम लगता है और प्रयोग भी संभव है। किसी भी समय या किसी भी स्थान पर उपयोगी है। समय व स्थान देख के हमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम रो रहे हैं हमने स्थान देख के थोड़ी रोना शुरू किया कि नहीं मैं वहां जाऊंगा, मैं रोऊंगा, फिर मैं ये चीज सोचूंगा। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस परिस्थिति में हम हैं उस परिस्थिति में हम उस चीज को सोचेंगे। कि जिस जैसे अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, उसके बारे में जब पढ़ाई कर रहे होंगे तब सोचेंगे। ऐसे ही इसकी हानियां देखो। इस विधि की क्या हानि है? कि अचेतन मन का अध्ययन संभव नहीं। अचेतन और अर्धचेतन मन भी होते हैं। मन कितने प्रकार के होते हैं? चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। तो हमने चेतन मन की तो बात कर ली, जो हम सोच रहे हैं, हमें पता है हम क्या सोच रहे हैं। लेकिन अर्धचेतन और अचेतन का क्या? जो हमारे अर्धचेतन वाला क्या होता है? विचार जो कभी चेतन मन में आ जाता है, कभी अचेतन मन में चला जाता है।
और अचेतन मन का क्या होता है, ऐसी इच्छाएं या ऐसी चीज जो हम भूल चुके होते हैं लेकिन जिसका प्रभाव हमारे जीवन पे सर्वाधिक पड़ता है। तो उन चीजों का क्या, उनके बारे में हम कैसे पता करें कि ये चीज हम हमारे साथ क्यों हो रही है। जैसे किसी को किसी चीज से डर लगता है, कोई फोबिया हो गया, तो ये फोबिया किस रीजन से हुआ उस बारे में वो सोच ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो चीज वो भूल चुका है कि किस रीजन से ये चीज शुरू हुई थी। तो ये क्या बोलता है कि इसकी हानि क्या है कि अचेतन मन का अध्ययन नहीं कर सकते। वस्तुनिष्ठता का अभाव, वस्तुनिष्ठता मतलब वही कि हम इसमें प्रैक्टिकली नहीं सोच पाते कि जैसे अभी किसी टीचर ने पूछा बच्चे से कि आप घर पे कितने घंटे पढ़ते हो, तो बच्चे ने बोला मैं 5 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन रियलिटी है कि वो 2 घंटे पढ़ता है। तो इसमें उसने खुद की विचार को चेंज कर दिया या अपनी भावनाओं को आगे लाकर या अपने विचारों या भेदभाव करके इस चीज को चेंज कर सकता है वो, कि अपने विचार बोलने में सोचने में कुछ आ रहे हो और बोलने में कुछ और बोल रहा है। तो ये क्या वस्तुनिष्ठता नहीं है, मतलब इसमें क्लियरिटी नहीं है, हम इसको एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि उसने जो बोला सही बोला होगा। तो इसलिए वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू नहीं। अब हो सकता है कोई मानसिक रूप से बीमार हो या मानसिक रोगी हो, तो क्या वो भी खुद के बारे में सही सोच पाएगा और हम जो उससे पूछेंगे वो सही जवाब दे पाएगा? तो बिल्कुल नहीं। तो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए तो हम फिर भी ये विधि अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो मानसिक रोगी है उसका क्या? तो मतलब ये सभी पर, सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, हम अभी आत्मनिरीक्षण या आत्मनिष्ठ विधियां पढ़ रहे हैं, इसकी सेकंड क्या है, गाथा वर्णन विधि। गाथा वर्णन से समझ रहे होंगे हमें कोई गाथा गानी है, कोई कहानी बोलनी है या कोई बात बोलनी है। इसकी परिभाषा समझो कि व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं एवं अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करता है। जैसे हम किसी के बारे में जानते हैं, कैसे जान रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति है उसने अपने जीवनी लिखी, तो ये क्या है, एक तरह से गाथा वर्णन। वो अपने जीवन की चीजों को बता रहा है या जीवन अपने आप का या अपना व्यवहार को दिखा रहा है या अपने एक्सपीरियंस को बता रहा है कि उसके साथ ये हुआ, ऐसे हुआ था या ये चीज हुई थी। उस चीज से अपन समझ रहे कि इसके साथ क्या हुआ या इसका व्यवहार कैसा होगा। ऐसे ही कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, व्यक्तित्व का अध्ययन करने में। जैसे हमने किसी से पूछा, हमने किसी बच्चे से पूछा कि आपके पढ़ने का तरीका क्या है, तो जब उसने पढ़ाई की होगी तब उसे पता होगा कि उसने पढ़ने का तरीका क्या है। तो वो अपने जो पास्ट में जाके, वो अपने पास्ट को याद करके वो उस चीज को बताएगा। जैसे किसी का पेपर पेपर सॉल्व हो जाता है या कोई यूपीएससी क्लियर कर जाता है या आरएस क्लियर कर जाता है, जो टॉपर्स होते हैं उनसे पूछते हैं कि आपका पढ़ने का रूटीन क्या था, आपने कैसे पढ़ाई की थी। तो उसने क्या किया, उसने अपनी जो रूटीन बताया, तो पास्ट में गया और फिर उसने अपनी चीजें बताई कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ता था, इतने इतने टाइम में मैंने ये बुक्स से पढ़ी थी, ऐसे ऐसे किया था। तो ये क्या हुआ, एक तरह से गाथा वर्णन। तो इसमें क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए। कि जैसे हमने किसी कोई एक ऐसी सिचुएशन दे दी बच्चे को कि आप इस सिचुएशन में बताओ आप क्या रिएक्ट करोगे या क्या रिएक्ट किया था आपने इस वाली सिचुएशन में। तो वो अपने बारे में बताएगा कि मैंने ऐसे किया था और ऐसे मेरे साथ हुआ था। उससे क्या पता चल रहा है, उससे उसके व्यक्तित्व का पता चल रहा है कि उसकी किसी चीज में क्या सोच है, वो कैसे सिचुएशन में क्या तरीके से सोच सकता है या कैसा व्यवहार कर सकता है। तो ये क्या है, व्यक्तित्व के अध्ययन की, जीवन की घटनाओं का विश्लेषण करने में। तो ये जीवन की घटनाओं, जैसे कि वही पास्ट में जाके वो अपनी बातें को बता रहा है या अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, इसका उदाहरण समझो कि एक विद्यार्थी अपने बचपन से लेकर वर्तमान तक का अनुभव लिखता है। क्या कर रहा है, बचपन से लेकर वर्तमान तक का अनुभव लिख रहा है। वही कि अपने बारे में वर्णन कर रहा है, अपनी गाथा सुना रहा है या अपने बारे में समझा रहा है कि वो क्या है और वो क्या था और उसने क्या कैसे किया। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ विधियां। आज इस चीज को अच्छे से समझना कि हमने आत्मनिष्ठ में क्या पढ़ा, कि आत्मनिष्ठ विधियां क्या होती है, जिसमें अपने खुद का अध्ययन किया जाता है, खुद के मन के विचारों को, अनुभवों को एक्सप्लेन किया जाता है। इसकी हमने 2 विधियां पढ़ी, आत्मनिरीक्षण विधि, खुद का निरीक्षण करना, इससे ही समझ में आ रहा होगा, आत्म का निरीक्षण करना, और इसका
वैज्ञानिक कौन कौन थे जिसने समर्थन किया था? तो विलियम वुंट और टेस्लर, जो क्या थे? संरचनावादी। और इसके आलोचक कौन थे? विलियम जेम्स। और इसकी विशेषता क्या है कि व्यक्ति स्वयं का निरीक्षण करता है और आंतरिक या मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, और आत्मनिष्ठ विधि है। नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने? नेक्स्ट पढ़ा था गाथा का वर्णन। तो गाथा वर्णन में क्या है? जैसे आत्मनिरीक्षण है, वो आत्मा का खुद का निरीक्षण करता है, इसमें गाथा सुनाकर वो अपने आप बारे में बताता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ विधियां। तो आज के लिए धन्यवाद।